वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं आप लोगों के साथ एक नया चैप्टर। बेटा चैप्टर का नाम है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। बेटा अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। व्हाई? बिकॉज सर एक नया चैप्टर है जो ये ऐड करा गया, आपके सिलेबस का हिस्सा जो है वो बनाया गया। ठीक है, क्या सर चैप्टर डिफिकल्ट है? सर बिल्कुल भी नहीं। बेटा लॉ बेस्ड अकाउंटिंग जो है आप लोग पढ़ चुके हो। अब आपने कब पढ़ी है लॉ बेस्ड अकाउंटिंग? हमने एक चैप्टर करा सर, बोनस इशू एंड राइट इशू। उस बोनस इशू एंड राइट इशू चैप्टर के अंदर आपने जो है वो लॉ बेस्ड अकाउंटिंग जो है वो देख ली कि किस तरीके से हम पहले लॉ पढ़ते हैं और उस बेस के ऊपर अकाउंटिंग करके चलते हैं। मतलब अगर आप डेबिट कर रहे हो किसी अकाउंट को तो हम उस अकाउंट को क्यों डेबिट कर रहे हैं, अगर किसी अकाउंट को हम क्रेडिट कर रहे हैं तो उस अकाउंट को हम क्यों क्रेडिट कर रहे हैं। ठीक है, वो जो है आपका लॉ पता था। राइट बेटा, सेम चीज हम जो है इस चैप्टर के अंदर हम करके चलेंगे। आइए बेटा स्टार्ट करते हैं। स्टडी मटेरियल से आपका रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। वी विल गो थ्रू ईच एंड एवरी लाइन ऑफ द स्टडी मटेरियल। आज की क्लास थोड़ी सी स्लो, बिकॉज व्हाट वी हैव टू डू इज टू बिल्ड अप द कंसेप्ट। जब एक बार आप लोगों का इस चैप्टर के अंदर कंसेप्ट बिल्डअप हो जाएगा, इट इज नॉट गोइंग टू टेक मच टाइम। इस चैप्टर के लिए हमें नॉलेज कौन सी चाहिए? एक तो हमें पता होना चाहिए कि रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स होती कैसे है, कि लॉ के अंदर यानी कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स को लेकर प्रोविजंस क्या है। सेकेंड चीज मुझे इस चैप्टर के अंदर जो पता होना चाहिए दैट इज कि आपका शेड्यूल 3 का फॉर्मेट। यू शुड बी अवेयर कि हम शेड्यूल 3 जो है वो कैसे बनाते हैं, बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। ठीक है, स्पेसिफिकली शेयर होल्डर्स फंड, इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। दिस इज समथिंग विच यू शुड बी अवेयर ऑफ। इतना बेयर मिनिमम चाहिए इस चैप्टर के लिए। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि सबको इक्विटी शेयर, वो शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर्स फंड वाला जो नोट्स है वो बनाने आते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस आपको आता है, आई एम एक्सपेक्टिंग दिस। ठीक है, उनके हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। स्टिल फॉर दिस चैप्टर में एक बार दोबारा जब क्वेश्चन करने बैठेंगे हम उसको रिवाइज करवा देंगे। ठीक है जी। तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, बेटा ये चैप्टर पढ़ने के बाद कहते हैं कि हम यू विल बी एबल टू, कह रहे हैं क्या क्या समझ पाओगे आप कि रिडम्पशन का मतलब क्या होता है और पर्पस क्या होता है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू करने का। कि रिडम्पशन होता क्या है, कंपनी जो है एक रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू क्यों करेगी। आपको पता लग जाएगा कि प्रोविजंस क्या है कंपनीज एक्ट की रिगार्डिंग प्रेफरेंस शेयर्स और उनके रिडम्पशन को लेकर। फैमिलियराइज योरसेल्फ विद द वेरियस मेथड ऑफ रिडम्पशन। रिडम्पशन आप कैसे कर सकते हो? फ्रेश इशू से कर सकते हो, कैपिटलाइजेशन से कर सकते हो, कॉम्बिनेशन यूज हो सकता है। लॉजिक क्या है सीआरआर क्रिएट करने का? हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व यूज होगा, क्रिएट करेंगे हम। और सीआरआर हम कहीं पहले पढ़ चुके हैं, कहां पढ़ चुके हैं? बोनस शेयर्स के अंदर। बोनस शेयर्स वाले सेक्शन के अंदर हमने पढ़ा था दैट बोनस शेयर्स कैन बी इशूड आउट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व और फ्रे रिजर्व्स। लर्न द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा अगर आप रिडम्पशन कर रहे हो? फुली पेड अप प्रेफरेंस शेयर्स की, पार्टली पेड अप की, फुली कॉल्ड अप बट पार्टली पेड अप प्रेफरेंस शेयर्स की। तो दिस इज समथिंग विच इज एक्सपेक्टेड बाय द इंस्टीट्यूट की बच्चे को ये सब चीजें जो है वो आनी चाहिए। बेटा उसका अगर हम स्टार्ट करें चैप्टर का, मैं ओवरव्यू लेकर चलूं तो ओवरव्यू के अंदर आपको बताया गया कि मेथड क्या है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के। तीन मेथड हो सकते हैं बेटा, एक है फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स, दूसरा है कैपिटलाइजेशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एंड तीसरा है कॉम्बिनेशन ए और बी का। ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन के अंदर क्या देखने को मिलने वाला है हमें? कॉम्बिनेशन देखने को मिलने वाला। सेक्शन नंबर 52 ऑफ द कंपनीज एक्ट जो है वो आपको दोबारा दिया गया है। ठीक है, सेक्शन नंबर 52 हमने पहले भी पढ़ा है, कहां पढ़ा था? इशू ऑफ शेयर कैपिटल चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि सिक्योरिटी प्रीमियम जो है वो अप्लाई करा जा सकता है बाय द कंपनी सिर्फ 5 जगह पे। कौन कौन सी 5 जगह पे अप्लाई हो सकता था? टुवर्ड्स द इशू ऑफ द अनइशूड शेयर कैपिटल। ठीक है, टुवर्ड्स द इशू ऑफ अनइशूड शेयर्स टू द मेंबर्स एज फुली पेड बोनस सिक्योरिटीज। राइट ऑफ करने के लिए प्रिमिलरी एक्सपेंसेस। राइट ऑफ करने के लिए वो खर्चे, कमीशन, डिस्काउंट जो कि अलाउड है सिक्योरिटीज की इशू के ऊपर या डिबेंचर्स के इशू के ऊपर। ठीक है, प्रोवाइड करने के लिए प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर। और लास्ट आ जाता है परचेज करने के लिए अपनी खुद की सिक्योरिटीज यानी बायबैक के लिए आप यूज कर सकते हैं। लेकिन यहां पर एक ना नोट गिवन है। क्या गिवन था नोट? वो नोट गिवन था, कहेंगे कुछ एक सर्टेन क्लास ऑफ कंपनीज है जिनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनानी है उनको कंप्लाई करना होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ विच आर प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 133। कंपनीज एक्ट का एक सेक्शन है सेक्शन 133, उसके अंदर लिखा गया कि कंपनीज जिनको प्रिस्क्राइब करना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ, मतलब जब आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाकर चल रहे हो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो फॉलो करके चलने हैं। ठीक है, कहेंगे वो सिक्योरिटी प्रीमियम को प्रिमिलरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए यूज नहीं कर सकती, और वो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर जो प्रीमियम होता है या रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के ऊपर जो प्रीमियम रहेगा उसको राइट ऑफ करने के लिए यूज नहीं कर सकती। ठीक है, ये नोट दिया गया साथ। यहां तक क्लियर है? पक्का?
अब आ जाते हैं बेटा इंट्रोडक्शन। चलिए बेटा, रिडम्पशन होता क्या है, रिडम्पशन का मतलब क्या है? रिडम्पशन का मतलब होता है एन ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन को रीपे करना। रिडम्पशन का मतलब क्या होता है? रीपेइंग एन ऑब्लिगेशन। किस टाइम पे? एक प्री डिटरमिन टाइम पे। और किस अमाउंट पे? एक प्री डिटरमिन अमाउंट। हमें पहले से पता होता है कब पैसा वापस करना है, कितना पैसा वापस करना है, ठीक है, उसको बोल देते हैं रिडम्पशन। तो रिडम्पशन एक प्रोसेस है ऑफ रीपेइंग एन ऑब्लिगेशन एट अ प्री अरेंज अमाउंट एंड टाइमिंग्स। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाइंग द ऑब्लिगेशन टू रिडीम प्रेफरेंस शेयर्स विद इन और एट द एंड ऑफ अ गिवन टाइम एट एन एग्रीड प्राइस। रिडम्पशन क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर एक ऑब्लिगेशन है कि भाई आपको प्रेफरेंस शेयर्स जो है वो रिडीम करने होंगे। कब रिडीम करने होंगे? या तो विद इन, जैसे मान लेते हैं हमने कहा 3 इयर्स बाद रिडीमेबल है प्रेफरेंस शेयर्स, तो एट द एंड ऑफ 3 इयर्स और विद इन 3 इयर्स दोस प्रेफरेंस शेयर्स हैव टू बी रिडीम्ड। ठीक है, और कैसे रिडीम करने होंगे? एक एग्रीड प्राइस के ऊपर, पता है कि भाई कितना पैसा देना है। कहेंगे ये जो शेयर इशू कर जाते हैं ऑन द टर्म्स दैट शेयर होल्डर विल बी एट द फ्यूचर डेट रीपेड द अमाउंट विच दे इन्वेस्टेड इन द कंपनी। कहेंगे ये क्या है? शेयर्स जो है वो इन टर्म्स के ऊपर इशू करे जाते हैं कि शेयर होल्डर को फ्यूचर डेट के ऊपर जो पैसा उन्होंने इन्वेस्ट करा है कंपनी के ऊपर वो वापस मिलेगा, अपार्ट फ्रॉम द फ्रीक्वेंट पेमेंट ऑफ अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ डिविडेंड एज अ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ये वाला जो अमाउंट मिलेगा ये किसके अलावा अमाउंट है? आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देते हैं फ्रीक्वेंटली, उस डिविडेंड के एडिशन में अमाउंट है ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द प्रेफरेंस शेयर, जितना टाइम वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, कह रहे उतने टाइम में जो आप डिविडेंड दोगे वो तो उनको मिलेगा ही मिलेगा। कह रहे उस डिविडेंड के अलावा हम क्या करेंगे? पैसा जो है वो वापस करेंगे, रीपे करके चलेंगे एट द एंड। ठीक है, ये जो रिडम्पशन की डेट होती है ना बेटा, इसको हम बोल देते हैं मेच्योरिटी डेट। ये जो रिडम्पशन की डेट होती है इसको क्या बोल देते हैं? मेच्योरिटी डेट, जो स्पेसिफाई कर देती है कि कहां कब रिडम्पशन जो है वो होनी है। एंड ये यूजुअली जो आपका प्रेफरेंस शेयर सर्टिफिकेट होता है उसके ऊपर लिखा रहेगा कि भाई इस दिन रिडम्पशन होगी। दो द प्रोसेस ऑफ रिडम्पशन थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिडम्पशन अ कंपनी कैन आल्सो एडजस्ट इट फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। रिडम्पशन करके कंपनी क्या कर सकती है? अपने फाइनेंशियल स्ट्रक्चर जो होता है उसको क्या कर सकती है? एडजस्ट कर सकती है। आप एलिमिनेट कर सकते हो प्रेफरेंस शेयर्स को और उसको रिप्लेस कर सकते हो अदर सिक्योरिटीज के साथ, अगर इफ द ग्रोथ ऑफ द कंपनी मेक्स सच चेंजेस एडवांटेजेस। कह रहे हैं आप क्या कर सकते हो? जो प्रेफरेंस शेयर्स आपने इशू करे हुए हैं आप उसको खत्म कर सकते हो, उसकी जगह कोई और सिक्योरिटीज ला सकते हो। ठीक है, अगर आपको लगता है कि वो चेंज करना आपकी कंपनी के लिए क्या रहने वाला है? एडवांटेजेस रहने वाला है। देन आ जाता है पर्पस क्या होता है इशू करने का रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। एक कंपनी जो है वो क्यों इशू करेगी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स? सर पहली चीज आ जाती है, इट इज अ प्रॉपर वे ऑफ रेजिंग द फाइनेंस इन अ डल प्राइमरी मार्केट। अगर मान लेते हैं मेरी कंपनी है और मेरी कंपनी के शेयर जो है ना कोई बाय नहीं कर रहा, ठीक है, मतलब प्राइमरी मार्केट जो होती है, समझ लो ना व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी। मतलब इस टाइम में मार्केट की सिचुएशन ऐसी है कि इस टाइम में ना कोई लोग ज्यादा इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है, आईपीओ के ऊपर इतने सक्सेसफुल नहीं जा रहे हैं। ठीक है, या फिर आप कह लीजिए कि जैसे बेटा जब भी कोई आईपीओ आता है ना, कंपनी क्या लेकर आती है? एक प्राइस बैंड लेकर आती है। कंपनी क्या करती है? एक प्राइस बैंड लेकर आती है, समझिए इस चीज। अब कंपनी जो वो प्राइस बैंड लेकर आती है, क्या उसी के ऊपर लिस्टिंग होगी? क्या नहीं। मान लेते हैं कंपनी ने बोला कि हम 28 रुपए में शेयर जो है आपको दे रहे हैं, ठीक है, ये पहले क्या होगा? अलॉटमेंट होगा। जिन जिन लोगों ने अप्लाई करा उनमें से कुछ लोगों को अलॉटमेंट मिल जाएगी। जिस दिन लिस्टिंग होगी ना, दिस शेयर कैन ओपन एट 28, दिस शेयर कैन ओपन एट 40, दिस शेयर कैन ओपन एट 100, दिस शेयर कैन ओपन एट 120, कोई लिमिट नहीं है, देयर इज नो लिमिट। 100% प्रीमियम पे भी शेयर ओपन होते हैं। रिसेंट एग्जांपल हैज बीन टाटा टेक्नोलॉजीज। टाटा टेक्नोलॉजीज का जो शेयर आया था ना, मैं आपको बता देता हूँ एग्जैक्ट फिगर्स के बाद आपको बताता हूँ मैं। टाटा टेक्नोलॉजीज का शेयर जो है वो ओपन हुआ था बच्चों 1200 पे। टाटा टेक्नोलॉजीज का शेयर ओपन हुआ था 1200 पे एंड व्हाट वाज द ऑफर प्राइस? जस्ट 500। मतलब जिनको शेयर मिल गए उनको 500 रुपए में शेयर मिल गया, लेकिन जिस दिन इसकी लिस्टिंग हुई थी बेटा ये 1200 पे ओपन हुआ था, यानी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर आपके 1200 में लिस्ट हुआ। मतलब जिसने निकलना था उस टाइम पे 1200 में बेचा,
निकल गए। पर शेयर 700 रुपए का फायदा, पर शेयर 700 रुपीज का फायदा, और 30 का लॉट साइज था। तो जिसको भी शेयर मिले 21,000 रुपये बेटा लेकर निकला, वो भी कितने दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर। क्यों? मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या था। 22 से 24 तारीख थी लिस्टिंग की, वो ऑफर की, 22 नवंबर से 24 नवंबर, दैट वाज द ऑफर डेट, कि आपने अप्लाई करना है 22 से 24 के बीच कर दो। अलॉटमेंट हुई 29 तारीख को, ठीक है इसकी, और ये लिस्ट हो गया 30 तारीख को। किसी बंदे ने 24 तारीख को पैसा लगाया, 29 को उसकी लिस्टिंग हो गई, 29 को उसको अलॉट हो गया, 30 को शेयर बेच के निकल गया। हफ्ते के अंदर 21,000 लेके बाहर। जो लक्ष्मी फंड वाला है वो यहाँ पे सच होता हुआ नजर है। 21 दिन तो छोड़ो, 7 दिन के अंदर पैसा डबल, 7 दिन में पैसा एक्चुअल में डबल इस शेयर में हुआ। तो वही मैं कह रहा हूं कि लिस्टिंग जो होती है ना, वो देखो ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है ना कि हर शेयर की लिस्टिंग जो है वो ज्यादा पे ही है, अंडरस्टैंड। कुछ शेयर ऐसे भी होते हैं जो कम पे ऊपर लिस्ट होते हैं। एक ऐसा शेयर जो सबका चहीता, सबको मिल गया, LIC। LIC का IPO आया था, ठीक है। अब LIC का भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। LIC का भी आपको बता देते हैं हम। हाँ जी, LIC के बारे में सुनेंगे बेटा। LIC का जो शेयर आया ना, आज क्या चल रहा है छोड़ दो, आज तो चलो ऊपर आ चुका थोड़ा सा। LIC का शेयर जो है ना वो अलॉट करा गया था 949 रुपीज के, 902 से 949 उसका प्राइस बैंड। और LIC जो लिस्टिंग हुई थी ना LIC की, मुझे रिकॉल करने दो, यहाँ पर आना चाहिए। ओके, LIC की लिस्टिंग हुई थी 872 पे, शेयर तुम्हें मिला 949 में, लिस्ट हुआ 872, ठीक है। LIC का शेयर आया कब था बताता हूँ, 2022 में आया। और ये पहली बार पता है 949 से ऊपर कब गया? ये पिछले 2 महीने, मतलब 1.5 साल से ऊपर ये शेयर 949 से नीचे ही था, लॉस में ही था। तो जिन लोगों का पैसा लगा था वो फंस गया पैसा, मेरे पास शेयर पड़े थे, फंस गए, ठीक है। ये होता है, समझ आया? तो पहला पॉइंट क्या लिखा है अब पढ़ेंगे, अब हम लोगों को समझ में आएगा। पहला पॉइंट क्या है, इट इज अ प्रॉपर वे ऑफ रेजिंग द फाइनेंस इन अ डल प्राइमरी मार्केट। कह रहे हैं प्राइमरी मार्केट डल है जी, लोगों को पता है कि भाई शेयर जो है वो ज्यादा उठने नहीं वाला, इसके ऊपर हमें कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट होने नहीं वाला, ठीक है। GMP ज्यादा ग्रे मार्केट प्रीमियम होता है, लिस्टिंग से पहले एक्सपेक्टेड कि यार कितना उठेगा, ये कितना ज्यादा मिल जाएगा इशू प्राइस से, ठीक है। अब वो दिख रहा है कि यार इसमें ज्यादा मिलने नहीं वाला, डल प्राइमरी मार्केट चल रही है, तो हम क्यों शेयर इशू करने बैठेंगे IPO के थ्रू, या हम क्यों वैसे प्राइमरी मार्केट में शेयर इशू करेंगे? तो कह रहे हैं उस केस के अंदर इक्विटी की जगह इट इज बेटर ना कि आप क्या करो, जहां पर डल प्राइमरी मार्केट है आप फंड रेज करो, कैसे करके, प्रेफरेंस शेयर इशू करके। उसके अलावा क्या बोलता है, कहेंगे एक कंपनी में फेस डिफिकल्टी इन रेजिंग द शेयर कैपिटल, एक कंपनी को डिफिकल्टी हो सकती है फेस करने में रेजिंग शेयर कैपिटल, एज इट शेयर्स आर नॉट ट्रेडेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। मैं शेयर इशू करना चाहता हूं, मेरी शेयर जो है वो ट्रेड ही नहीं हो रहे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, ठीक है। तो उस केस के अंदर डिफिकल्टी होगी अगर मुझे और पैसा लेना है, क्योंकि जो भी पोटेंशियल शेयर होल्डर है वो कहीं ना कहीं क्या करेगा, हेजिटेट करेगा। जो भी पोटेंशियल शेयर होल्डर है वो हेजिटेट करेगा, अरे मैं इस कंपनी के अंदर क्यों पैसे डालूं, जबकि मुझे पता है कि इस कंपनी के शेयर्स मैं इतनी जल्दी नहीं बेच सकता, ठीक है, कैन नॉट इजिली बी सोल्ड, ठीक है। तो ऐसा शेयर होल्डर जो है वो क्या कर सकता है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर जो है वो ले सकता है। तो वो शायद इन्वेस्टर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ले लेगा, ठीक है, लेकिन शायद वो कंपनी के शेयर्स के ऊपर वैसे इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करेगा। प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं मे बी रिडीम व्हेन देयर इज अ सरप्लस ऑफ कैपिटल एंड सरप्लस फंड्स कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड इन द बिजनेस फॉर प्रॉफिटेबल यूज। आपके पास सरप्लस पैसा पड़ा, सरप्लस का मतलब समझते हो ना, सरप्लस पैसा पड़ा है आपके पास, आप प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर सकते हो जब आपका सरप्लस कैपिटल पड़ा हुआ है, आप सरप्लस फंड्स को आपको लगता है कि कहीं और आप यूटिलाइज नहीं कर सकते, कि अगर आप उस पैसे को कहीं और यूटिलाइज करोगे तो नुकसान नहीं होगा, प्रॉफिटेबल वे में यूज नहीं कर सकते हम उसको, तो हम ये पैसा वापस कर सकते हैं शेयर होल्डर को। नो डिविडेंड इज रिक्वायर्ड टू बी पेड इफ देयर इज लॉस और नो प्रॉफिट। अगर लॉस है या प्रॉफिट नहीं है तो मुझे डिविडेंड नहीं देना है। जबकि अगर डिबेंचर्स की बात करके चलें या लोन की अगर हम बात करके चलें,
तो चाहे आपका लॉस भी है ना, आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, बिकॉज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। तो प्रेफरेंस शेयर के केस में क्या है, डिविडेंड डिक्लेयर और पेड जो है वो क्या होता है, एप्रोप्रिएशन माना जाता है। इक्विटी में भी क्या होता है, जो डिविडेंड दिया जाता है दैट इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, नॉट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, क्लियर। अब इंडिया में प्रेफरेंस शेयर्स कैसे इशू करे जा सकते हैं, रिडम्पशन, और उसकी रिडम्पशन कैसे करी जाती है, वो सेक्शन नंबर 55 बताता है कंपनीज एक्ट। सो अगर मुझे इस चैप्टर के बारे में जानना है, ये चैप्टर मुझे अच्छे से चलना है, तो आई नीड टू नो द प्रोविजन ऑफ सेक्शन नंबर 55। ठीक है, अब सेक्शन नंबर 55 की प्रोविजन क्या बोलती है, बड़े स्लो मैनर में जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं। यहां से अब आप लोगों ने ना रश नहीं करना, ठीक है, बिल्कुल स्लो चलेंगे। छोटा सा सेक्शन है, देखो कितना सेक्शन है, बस खत्म। ये जो है इतना ही। ठीक है, डेफिनेटली देखो इसके बाद भी कुछ चीजें पढ़नी है, बट जो मेन ऊपर लिखा हुआ है वही लिखा है बस। और यहां से तो काउंटिंग शुरू है, मतलब बेसिकली अगले 2-3 पेज हैं जो बस थोड़े से स्लो चलने हैं बेटा, उसके बाद तो सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन नजर आएंगे तुम लोगों को। उसके बाद कुछ ऐसा नहीं नजर आने वाला कि हम जो मैनेज नहीं कर सकते। ठीक है, चलो आगे। प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन नंबर 55 कह रहे अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर इफ सो ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल। कह रहे अगर कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑथराइज करते हैं तो कंपनी जो है वो प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है विच एट द ऑप्शन ऑफ द कंपनी आर लाइबल टू बी रिडीम्ड विद इन अ पीरियड नॉर्मली नॉट एक्सीडिंग 20 years फ्रॉम द डेट ऑफ देयर इशू। कह रहे हैं जब आपने शेयर इशू करे हैं उसके 20 साल के अंदर नॉर्मली आप वो प्रेफरेंस शेयर्स क्या हो जाते हैं, रिडीम हो जाते हैं। और प्रेफरेंस शेयर्स कब इशू कर सकती है कंपनी, अगर ऑथराइज बाय द आर्टिकल है। तो यहां से अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आ जाता है, देखो इफ सो ऑथराइज बाय द आर्टिकल मे इशू प्रेफरेंस शेयर्स एट द ऑप्शन ऑफ द कंपनी। कंपनी के पास ऑप्शन है कि वो प्रेफरेंस शेयर्स जो है इशू कर सकती है, विच आर लाइबल टू बी रिडीम, जो लाइबल है कि हाँ जी आपको रिडीम करने पड़ेंगे, किस टाइम पीरियड में, विद इन अ टाइम पीरियड नॉट एक्सीडिंग 20 years। ये 20 years याद रखना, क्यों पेपर के अंदर क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू, उसके अंदर ईयर देगा जान के, 5 years, 10 years, 25, 50, ऐसे ऑप्शन दे देगा, आपको तो होना चाहिए 20 years। क्या बोलता है, नो शेयर्स कैन बी रिडीम एक्सेप्ट आउट ऑफ द डिविजिबल और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। कह रहे कोई भी शेयर्स आप रिडीम नहीं कर सकते एक्सेप्ट, कोई भी शेयर्स हम रिडीम नहीं कर सकते एक्सेप्ट आउट ऑफ द डिविजिबल और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, यानी दैट इज आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी विच वुड अदरवाइज बी अवेलेबल फॉर डिविडेंड, आप उसी में से शेयर्स रिडीम कर सकते हो। यानी अगर मुझे प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करना है, मैं सिर्फ डिविजिबल प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट ही यूज कर सकता हूं, डिविजिबल प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट ही यूज कर सकता हूं, या फिर और आउट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स मेड फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन, या फिर जो हमने फ्रेश इशू करे हैं शेयर्स फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन, रिडम्पशन के पर्पस के लिए हमने जो नए शेयर्स इशू करे हैं। तो सेक्शन नंबर 55 का अगर मैं ये वाला पॉइंट पढ़ता हूं तो इस पॉइंट को पढ़ के मेरे दिमाग में सिर्फ दो चीजें आती हैं। कह रहे हैं कि अगर आपने शेयर्स को रिडीम करना है, प्रेफरेंस शेयर्स को अगर रिडीम करना है, तो प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम्ड ओनली बाय टू वेज। प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम्ड ओनली बाय टू वेज। पहला तरीका क्या है, पहला तरीका है आउट ऑफ डिविजिबल, पहला तरीका क्या है, आउट ऑफ डिविजिबल या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स। यानी आप या तो आउट ऑफ प्रॉफिट्स कर सकते हो, या तो आप आउट ऑफ प्रॉफिट्स कर सकते हो, या आप कैसे कर सकते हो, बाय फ्रेश इशू ऑफ शेयर। ठीक है, प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स कर सकते हो, बाय फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स। या तो आप नए शेयर्स इशू करो, या आपके पास जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स पड़े हैं आप उसमें से रिडम्पशन कर लो। ठीक है, पहला पॉइंट सबको समझ में आया। ध्यान रखना, देर इज नो अदर वे ऑफ रिडम्पशन, नो अदर सोर्स ऑफ रिडम्पशन। क्वेश्चन में वो जानबूझ के आपको कहेगा कि भाई हमने डिबेंचर इशू करे हैं, जानबूझ के बोलेगा हमने इन्वेस्टमेंट बेची है। ठीक है, डिबेंचर आपने इशू करे उसकी एंट्री करो, इन्वेस्टमेंट बेची है उसकी एंट्री करो, बट यू कैन नॉट यूज दैट प्रोसीड्स, यू कैन नॉट यूज दैट प्रोसीड्स टू रिडीम प्रेफरेंस शेयर्स। यहां पर वर्ड सिक्योरिटीज नहीं लिखा, यहां पर वर्ड शेयर्स लिखा हुआ है। समझ आया, क्लियर है। नेक्स्ट, नो शेयर्स कैन बी रिडीम्ड अनलेस दे आर फुली पेड। शेयर्स को आप तभी रिडीम कर सकते हो
अगर वो फुली पेड अप है, मींस इफ शेयर्स आर नॉट फुली पेड अप, क्या यहां से एक मुझे इंडिकेशन मिलता है दैट दो शेयर्स हैव टू बी मेड फुली पेड अप, दो शेयर्स हैव टू बी मेड फुली पेड अप। मैं कह रहा हूं कि 100 रुपीज का शेयर है फेस वैल्यू, 80 रुपीज है आपके आए हुए, 20 रुपीज नहीं आ रखा, तो सबसे पहले वो 20 रुपए मंगाना पड़ेगा। 20 रुपए मंगाने के बाद फिर मैं शेयर्स को क्या कर सकता हूँ, रिडीम कर सकता हूँ। वो 20 रुपए मंगाने के बाद फिर मैं शेयर्स को क्या कर सकता हूँ, रिडीम कर सकता हूँ। आई कैन रिडीम ओनली फुली पेड प्रेफरेंस शेयर्स। अच्छा, एक सिचुएशन दो मुझे, बस इतना बताना कौन से शेयर रिडीम कर पाओ। मेरे पास ना 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स है, 10,000 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, फुली पेड अप। 50,000 12% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹50 ईच, 35 पेड अप। आपको ये दो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल गिवन है, बताओ कौन सा रिडम्पशन कर सकते हैं। सिर्फ ये वाली। सिनेरियो थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, मेरे को एक ही प्रेफरेंस शेयर गिवन, 60,000 13% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹75 ईच, ₹60 पेड अप। पहले इसको फुली पेड अप बनाना पड़ेगा, पहले 15 रुपए मंगाओगे, रिसीव करोगे 15 रुपए, फिर रिडम्पशन करोगे। ठीक है, इसको फुली पेड बनाना पड़ेगा। तो यहां पे आप एक चीज सीखे क्या, कि सर अगर मेरे पास क्वेश्चन में सपोज करो सिर्फ यही दिया होता, सिर्फ ये दिया होता क्वेश्चन के अंदर, तब क्या करते, रिडम्पशन कर सकता। क्वेश्चन के अंदर मेरे को ये दो दिए दिए, दोनों दिए होते, तो मैं सिर्फ उन्हीं शेयर्स को रिडीम करूंगा जो फुली पेड अप है। क्वेश्चन के अंदर सिर्फ ये दिया होता पार्टली पेड अप वाला, तो इसको फुली पेड अप बनाना पड़ेगा, फिर रिडम्पशन करो। ठीक है, तो मुझे क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना है, मुझे क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देख के चलना है कि भाई कौन से वाले हैं जो कि रिडीम होने वाले हैं, कौन से वाले हैं जो कि रिडीम होने वाले हैं। ठीक है जी, क्लियर है, बढ़ सकता हूं आगे। नेक्स्ट क्या बोलता है, इन केस ऑफ सच क्लास ऑफ कंपनीज एज में बी प्रिस्क्राइब एंड हुज फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लाई विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब यहां धीरे हो जा, ऊपर तक तो मैं कह रहा हूं फिर भी चलो ठीक था ये दो पॉइंट के अंदर ना, लेकिन ये वाला पॉइंट जो है ना, बड़ा बड़ा ध्यान से, बहुत ध्यान से बच्चों। ठीक है, in case of such class of companies as may be prescribed and whose financial statement comply with the accounting standard prescribed for such class of companies under section number 133, the premium if any payable on the redemption shall be provided out of the profits of the company before the shares are redeemed। क्या मतलब बताओ मुझे, कौन बच्चा मुझे इसका मतलब बता रहा है। कोशिश करो, गलत ही होगा, मैक्स टू मैक्स गलत होगा, कोशिश करिए, सारे बच्चे कोशिश करिए, मुझे इसका मतलब बताने की कोशिश करो। बेटा आप लोग लॉ पढ़ना सीखो यहाँ से थोड़ा सा, सीए फाउंडेशन तो काम आई गई, ऑफ कोर्स आपके मैम है ये सिखाने के लिए लॉ, है ना। सर इसका ये है कि मतलब जो प्रेफरेंस शेयर्स पे डिविडेंड मिलना है वो रिडम्पशन से, जिस डेट पे रिडम्पशन होगी उससे पहले। नमूने यहाँ पर डिविडेंड बता दे कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है डिविडेंड, यहाँ पर डिविडेंड वर्ड कहाँ से आ गया, कहाँ लिखा है डिविडेंड का कहीं जिक्र हो रहा है, नमूनो कहाँ लिखा है डिविडेंड। जो रिडेम्पशन पे जो प्रीमियम देना है वो प्रॉफिट्स में से निकालना चाहिए प्रीमियम। हाँ जी बच्चे आप क्या कहते हो। वैसे तो इट इज वेरी कन्वीनियंट फॉर मी, ठीक है, इट इज वेरी कन्वीनियंट फॉर मी कि मैं आप लोगों से बिना पूछे चैप्टर जो है आगे समझाता जाऊं एंड वी जस्ट गो थ्रू, बट दैट विल नॉट सॉल्व द पर्पस। उसमें आप लोगों की माइंड एप्लीकेशन क्या होगी सर, गलत आंसर होगा इट्स ओके, जस्ट गिव इट अ ट्राई। ठीक है, पूरा समझाऊंगा, लिंक करके देखो थोड़ा सा ना, हम एक चीज पढ़ चुके हैं इस रिगार्ड में ऑलरेडी, थोड़ा सा लिंक करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, आपके पास इसका आंसर है, थोड़ा सा लिंक कीजिए, टेक 2 मिनट्स, टेक 1 और 2 मिनट, जस्ट थिंक ऑफ
मैंने आपको एक चीज पहले इस रिगार्ड में ऑलरेडी पढ़ा दिया है, एक बार नहीं 2 बार पढ़ा दिया। सोचो थोड़ा सा, कहां पढ़ा है, इसके बारे में कहां जिक्र हुआ था, थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा अपने दिमाग में जोर डालिए। ठीक है, बताइए। तो ये प्रीमियम कह रही है, ये मतलब अलग से मिलता प्रेफरेंस शेयर्स होगा अगर सबसे ज्यादा प्रॉफिट्स हुए कंपनी को। एनी आइडिया? नहीं। हाँ जी बच्चा। नहीं जस्मिन। नहीं, चलो ध्यान से सुनेंगे। कह रहे इन केस ऑफ सच क्लास ऑफ कंपनीज as may be prescribed and whose financial statement comply with the accounting standard prescribed for such class of companies under section number 133। कह रहे ऐसी क्लास ऑफ कंपनीज एज में प्रिस्क्राइब, और प्रिस्क्राइब कहां पर होता है? लॉ के अंदर, हमेशा रूल्स के अंदर प्रिस्क्राइब करा जाता है। जैसे अगर हम बात करके चले कंपनीज की, अगर मान लो अकाउंट्स ऑफ कंपनी एक चैप्टर है, अकाउंट्स ऑफ कंपनी की अगर हम बात करके चले या डिविडेंड की बात करके चले, तो क्या है? कंपनीज डिविडेंड, कंपनीज डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड रूल्स आर देयर। क्या है? कंपनीज डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड रूल्स आर देयर। तो जब भी आप लॉ पढ़ते हो ना, तो लॉ के अंदर वी जस्ट नॉट रीड द प्रोविजन, हम सिर्फ सेक्शन सब सेक्शन नहीं पढ़ते। जब भी लॉ पढ़ते हैं तो लॉ में साथ में जो रेलिवेंट रूल्स होते हैं वो भी पढ़े जाते हैं। फॉर एवरीथिंग, फॉर ऑलमोस्ट एवरी कंसेप्ट देयर आर सर्टेन रूल्स। कह रहे, और रूल्स के अंदर काफी चीजें प्रिस्क्राइब होती हैं, रूल्स के अंदर चीजें कहीं लिखी होती हैं। ठीक है, तो यहां पर कह रहे हैं इन केस ऑफ सच क्लास ऑफ कंपनीज एज में प्रिस्क्राइब, ऐसी क्लास ऑफ कंपनी जिसको जो प्रिस्क्राइब करी गई है, और ऐसी कंपनीज जिनको कंप्लाई करना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ, एंड हुज फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लाई विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड व्हिच आर प्रिस्क्राइब्ड फॉर सच क्लास ऑफ कंपनीज अंडर सेक्शन 133। कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन नंबर 133 के अंदर बोला गया है कि आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कंप्लाई करना है। ऐसी वाली जो कंपनीज हैं, कहेंगे अगर इनको रिडम्पशन के टाइम पे कोई प्रीमियम देना, रिडम्पशन के टाइम पे अगर इनको कोई प्रीमियम देना, अभी हम डिबेंचर वाला चैप्टर पढ़ के आए हैं, इशू ऑफ डिबेंचर। इशू ऑफ डिबेंचर में क्या हमने पढ़ा था कि डिबेंचर्स कैन बी रिडीम्ड एट प्रीमियम। तो वहां पर आपने देखा था कि हम क्या करते थे, डिबेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, ये एंट्री सिखाई थी। प्रीमियम दे रहे थे बेटा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी तो प्रीमियम दे सकते हो। प्रेफरेंस शेयर आपने इशू करा 100 रुपए में, आप कह रहे हो भाई तेरे को रिडम्पशन पे 120 देंगे, ये जो 20 एक्स्ट्रा दे रहे हो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, ठीक है, इस प्रीमियम की यहां पर बात करके चल रही। कह रहे हैं इस प्रीमियम को कहां से, शैल बी प्रोवाइडेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स, यानी इस प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए, इस प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए कह रहे हैं जो कंपनी के प्रॉफिट्स है ना, आप वो यूज करोगे, आउट ऑफ प्रॉफिट्स आप करोगे। शेयर्स को रिडीम करने से पहले, बिफोर द शेयर्स आर रिडीम, शेयर्स को रिडीम करने से पहले आप प्रॉफिट्स में से क्या करोगे? ये 20 रुपए राइट ऑफ करो, ये 20 रुपए आप राइट ऑफ करो। समझ आया? क्लियर है? बढ़ सकता हूं आगे? पक्का? अब वो क्या बोलते हैं, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट, provided also that premium if any payable on redemption of any preference shares, कह रहे कोई भी प्रीमियम जो कि पेबल है ऑन रिडम्पशन ऑफ एनी प्रेफरेंस शेयर्स जो कि इशू करे गए थे ऑन और बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। बेटा कंपनीज एक्ट 2013 से पहले एक एक्ट होता था, कंपनीज एक्ट 1956। कह रहे अगर मान लो उससे कंपनीज एक्ट 2013 से पहले वाले कोई आपने प्रेफरेंस शेयर्स इशू करे हुए थे, पुराने एक्ट के अंदर कोई आपने प्रेफरेंस शेयर्स इशू करे थे, और उसके ऊपर कोई प्रीमियम अगर पेबल था, premium if any payable on redemption of any preference shares issued on or before the commencement of this act by any such company,
shall be provided out of the profits of the company। तो उस प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए आप प्रॉफिट्स भी इस्तेमाल कर सकते हो और आप सिक्योरिटी प्रीमियम भी यूज कर सकते हो बिफोर सच शेयर्स आर रिडीम्ड। यानी मेरे को इतना समझ में आया कि सर अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसको सेक्शन नंबर 133 के साथ कंप्लाई करना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो प्रिस्क्राइब्ड है सेक्शन 133 में, आपको वो फॉलो करके चलने हैं, तो ऐसी कंपनी के अगर प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम हो रहे हैं प्रीमियम पे, तो उस प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए आई कैन जस्ट यूज माई प्रॉफिट्स। बट अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसने प्रेफरेंस शेयर्स इशू करे थे बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द दिस एक्ट और ऑन कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, उस कंपनी के केस में you can use profits as well as the security premium to write off the premium on redemption of preference shares। समझ आया? कहता है कि अगर और कोई कंपनी है जो ऊपर फर्स्ट के अंदर फॉल नहीं कर रही, यानी ऐसी कंपनी जिसको कंप्लाई नहीं करना, नॉट कंप्लाइंग विद सेक्शन नंबर 133, आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है नहीं फॉलो कर रहे आप, उस केस में क्या, the premium if any payable on redemption shall be provided out of the profits of the company or out of the company's securities premium before such shares are redeemed। तो ऐसी कंपनी के लिए भी आप क्या यूज कर सकते हो, प्रॉफिट्स भी यूज कर सकते हो और सिक्योरिटीज प्रीमियम भी यूज कर सकते हो। अब जो बच्चे बीकॉम में हैं, बीकॉम में अगर आपको ये चैप्टर है तो आपको बीकॉम के अंदर दोनों वे में ट्रीटमेंट है। आपको वहां पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि सेक्शन 133 के साथ कंप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा, वो क्वेश्चन में देगा। नहीं तो आपकी जो भी बीकॉम की बुक होगी उसके अंदर स्पेसिफाइड होगा कि उसके अंदर देखो कि क्या वो एजम्पशन लेकर चल रहे हैं। बट इन सीए मटेरियल, इन आईसीआई, हमने एक एजम्पशन है जो हमारी प्री डिटर्मिन्ड है, एक एजम्पशन है जो हम हमेशा लेकर चलें। वो एजम्पशन क्या है? वो एजम्पशन रेफर्ड है पैरा नंबर 5.4.1। आज हो जरा पैरा नंबर 5.4.1 के ऊपर। पैरा नंबर 5.4.1 के अंदर ना एक एजम्पशन गिवन थी, बस ये नोट के ऊपर आओ, बाकी चीजें पढ़ाऊंगा। All the question in this chapter have been solved on the basis that the companies referred in the questions are governed by section number 133 and comply with the accounting standard prescribed by them। Accordingly, the balance in the security premium has not been utilized for the purpose premium payable on redemption of preference shares। कह रहे जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर गिवन है, हम मान के चल रहे हैं कि भाई तुम वो कंपनी हो जिसको सेक्शन 133 कंप्लाई करना है, जिसको एएस फॉलो करने हैं। तो कह रहे हैं कि जो भी बैलेंस आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम के अंदर आ रहा है, आप उस बैलेंस को यूटिलाइज नहीं कर सकते हो फॉर द पर्पस ऑफ प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन। आप यूटिलाइज नहीं कर सकते हो। समझ आया? इजी मुश्किल? इजी है। चलो बढ़ सकता हूं आगे। अब वो क्या कहता है, कह रहे वेयर एनी सच शेयर्स आर प्रपोज टू बी रिडीम्ड आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी, देयर शैल बी आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, that is the profit which would otherwise be available for dividend be transferred to a reserve called capital redemption reserve account। कह रहे हैं जहां पर भी शेयर्स जो आप रिडीम करने जा रहे हो, अगर आप आउट ऑफ प्रॉफिट्स रिडीम करके जा रहे हो, और आउट ऑफ प्रॉफिट्स का मतलब कौन से प्रॉफिट्स हैं? डिविजिबल प्रॉफिट। और डिविजिबल प्रॉफिट कौन से प्रॉफिट्स होते हैं? ऐसे प्रॉफिट जिसमें से आप डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो। ऐसे प्रॉफिट जिसमें से आप डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो, सिर्फ उन्हीं प्रॉफिट्स की बात होगी। ठीक है? अगर मान लेते हैं कोई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है ना, इट इज अ स्पेसिफिक वाला, उसके में से आप डिविडेंड नहीं दे सकते। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, उसमें से आप डिविडेंड नहीं दे सकते। बेसिकली कहीं ना कहीं इट हैज टू बी अ फ्री रिजर्व, है ना। अब वो कहता है दैट द प्रॉफिट व्हिच वुड अदरवाइज हैड बीन अवेलेबल फॉर डिविडेंड, ऐसा प्रॉफिट जो अदरवाइज डिविडेंड के लिए अवेलेबल होता, और डिविडेंड आपसे फ्री रिजर्व में से ही दे सकते हो, ट्रांसफर टू अ रिजर्व अकाउंट टू बी कॉल्ड एज द कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। कह रहे आउट ऑफ प्रॉफिट आप जितनी रिडम्पशन करके चल रहे हो, आउट ऑफ प्रॉफिट आप जितनी रिडम्पशन करके चल रहे हो, यू हैव टू ट्रांसफर द अमाउंट टू द सीआरआर। कितना? एन अमाउंट इक्वल टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स रिडीम्ड। मैंने क्या करा है, 1 लाख रुपए के शेयर्स रिडीम करे हैं
एट 20% प्रीमियम, यानी 1,20,000 दे रहा हूं मैं, तो ये जो 20 यहां पर 1,01,000 हो गया और 20,000 प्रीमियम हो गया। तो कह रहे हैं ये जो 1,00,000 रुपए की नॉमिनल वैल्यू है ना, अगर ये आउट ऑफ प्रॉफिट्स आप रिडम्पशन करके चल रहे हो तो इसको सीआरआर में ट्रांसफर करो। केस नंबर 2, 1,50,000 रुपए के मैं शेयर्स को रिडीम कर रहा हूं, कितने परसेंट प्रीमियम पे? 20% प्रीमियम पे। तो टोटल हो गया 1,80,000। 1,80,000 के दो हिस्से, एक 1,50,000, एक 30,000। 30,000 तो प्रीमियम है, इसको तो प्रॉफिट्स में से राइट ऑफ कर दूंगा। ये जो 1,50,000 है इसकी मैं रिडम्पशन करके चल रहा हूं, कुछ रिडम्पशन करना हूं आउट ऑफ प्रॉफिट्स और कुछ रिडम्पशन कर रहा हूं आउट ऑफ फ्रेश इशू। यानी कुछ मैंने नए शेयर्स इशू कर दिए और कुछ मैंने आउट ऑफ प्रॉफिट्स करा, क्योंकि सेक्शन नंबर 55 के अंदर तुम लोग यही पढ़ के आए हो। ठीक है, ठीक है, सेक्शन नंबर 55 के अंदर यही पढ़ के आए हो। ठीक है, तो यहां पर आउट ऑफ अगर प्रॉफिट्स है, कह रहे जितना आपने आउट ऑफ प्रॉफिट रिडीम करा है ना, तो नॉमिनल वैल्यू टू दैट एक्सटेंट, सपोज करो आउट ऑफ प्रॉफिट हमने करा है 1,00,000 और हमने फ्रेश इशू करे 50,000, तो कह रहे हैं ये जो 1,00,000 है ना नॉमिनल वैल्यू, आपको ये ट्रांसफर करना होगा सीआरआर के, आपको ये ट्रांसफर करना होगा सीआरआर के। और सारा खेल ही ना इस चैप्टर के अंदर बस इस टेबल का है, और कुछ है ही नहीं इस चैप्टर में। जिस बच्चे को ये टेबल बनाना आ गया, जिस बच्चे ने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई कितना पैसा, कितने शेयर्स तुम आउट ऑफ प्रॉफिट रिडीम कर रहे हो, कितने शेयर्स तुम आउट ऑफ फ्रेश इशू रिडीम कर रहे हो, ठीक है, कितना अमाउंट सीआरआर में ट्रांसफर होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम, आप ये जो प्रीमियम है ये राइट ऑफ कैसे करोगे, बस ये चीजें हैं जो इस चैप्टर में समझने वाली हैं, और कुछ है ही नहीं इस चैप्टर। बोलो बेटा, समझ में आया? Yes. पक्का? श्योर? बढ़ सकता हूं आगे? अब क्या बोलता है बेटा? And the provision of the act relating to reduction of share capital of company except as provided in the section apply as if the capital redemption of the reserve account were the paid up share capital of the company. The utilization of the CRR account is further restricted to issue of the fully paid up bonus shares. कह रहे हैं ये जो सीआरआर है उसको आप फर्दर कैसे यूज कर सकते हो, इस सीआरआर में से आप फर्दर क्या इशू कर सकते हो, बोनस शेयर जो है वो आप इशू कर सकते हो। कह रहे हैं जो प्रोविजन है इस एक्ट की रिलेटिंग टू रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, ठीक है, वो अप्लाई करेंगी। जैसे सीआरआर जो है वो क्या है, पेड अप शेयर कैपिटल। अब रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल की प्रोविजंस क्या है कंपनीज एक्ट के अंदर, सीए इंटर में जाओगे, लॉ पढ़ोगे तो पढ़ते रहना आराम से, मुझे उस डेप्थ में मुझे नहीं जाना। ठीक है, नाउ फ्रॉम द लीगल प्रोविजन ऑब्टेन्ड अबव, ये अपेरेंट है कि रिडम्पशन जो है ऑफ द रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड डिविजिबल प्रॉफिट अगर है, तो निसेसरी है कि आपको सीआरआर के अंदर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट के अंदर एक अमाउंट ट्रांसफर करना होगा। ठीक है, कितना अमाउंट ट्रांसफर करना होगा, अमाउंट रीपेड ऑन द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स ऑन अकाउंट ऑफ फेस वैल्यू लेस प्रोसीड्स फ्रॉम द फ्रेश इशू। ये 1,50,000 रुपए था, 1,50,000 में से मैं कह रहा हूं 50,000 रुपए फ्रेश इशू से हो गया, तो ये जो बचा हुआ 1,00,000 है इसको मुझे सीआरआर के अंदर ट्रांसफर करना। The object is that the repayment of the redeemable preference shares, the security of the creditors or banker should not be reduced. कह रहे हैं जो ऑब्जेक्ट है उसका ये क्या है, रीपेमेंट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का, कि जो सिक्योरिटी है क्रेडिटर्स, जितने क्रेडिटर्स के लिए जो सिक्योरिटी है या बैंकर्स जो सिक्योर्ड है, कहेंगे उनकी सिक्योरिटी कम नहीं होनी चाहिए। At times a part of the preference share capital may be redeemed out of accumulated and balance out of fresh issue. ऐसा हो सकता है कि जो आप रिडम्पशन करके चल रहे हो, कुछ आपने फ्रेश इशू में से करी है, कुछ आपने आउट ऑफ प्रॉफिट्स करी, खत्म, बस खत्म हो गया। इसके बाद जो शुरू है वो क्या है, कहीं ना कहीं क्वेश्चंस। इसके बाद जो शुरू है वो कहीं ना कहीं क्या है बेटा, क्वेश्चंस है, जनरल एंट्रीज है। सेक्शन नंबर 1, सेक्शन नंबर 55 जो है हम मोर और लेस कवर कर चुके हैं। ठीक है, सेक्शन नंबर 55 जो है मोर और लेस हम कवर कर चुके हुए हैं। इसके बाद तो बस जो लिखी हुई है ये थ्योरी थोड़ी बहुत मैंने आपको एक बार पढ़ानी जरूर है, एडवांटेजेस बताने हैं कि हम क्यों रिडीम करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स, फ्रेश इक्विटी शेयर इशू करके, डिसएडवांटेजेस क्या है उसके, फिर उसके बाद अकाउंटिंग एंट्रीज। तो मैं चाहता हूँ बेटा जितना मैंने अब तक पढ़ाया है ना, एक बार जस्ट टेक 5-10 मिनट्स, जल्दबाजी कोई नहीं, टेक 10 मिनट्स, 10 मिनट्स लगाएंगे सारे बच्चे एंड जस्ट रीड दीज प्रोविजंस वंस।
आई एम पॉजिंग द रिकॉर्डिंग फॉर टाइम बिंग, टेक 10। हाँ जी बच्चों, बेटा सभी ने रीड कर लिया होगा। चलिए बेटा अब स्टार्ट करते हैं आप लोगों के साथ इस चैप्टर के क्लास नोट्स। बेटा ये क्लास नोट्स आपने रेफर करके जाने हैं बिफोर एग्जामिनेशन। बस ये क्लास नोट्स उठाना इस चैप्टर के अंदर, क्वेश्चन उठा लेना, हो जाएगी। जो बचा हुआ पार्ट है थ्योरी वाला रीड करने वाला, मैं रीड करवा दूंगा अभी। बेटा हमारे चैप्टर का नाम क्या है, और अभी पता लग जाएगा किस बच्चे ने मेरी बात ध्यान से सुनी है, किसने नहीं सुनी है, क्योंकि आंसर आप लोग देने वाले हो, मैं नहीं देने वाला। जनरल एंट्रीज आप लोग बनवाने वाले हो, मैं नहीं बनवा रहा। ठीक है, चलो जी। बेटा क्या है चैप्टर का नाम? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। चैप्टर का नाम क्या है? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है जी। सेक्शन नंबर कौन सा? 55। सेक्शन नंबर कौन सा? 55। सेक्शन नंबर 55 के अंदर हमारे पास जो है क्या चीज आ जाती है? एक टाइमलाइन बनाओगे। सेक्शन नंबर 55 पहले देख लो कितनी स्पेस लगेगी, फिर बना लेना आप। सेक्शन नंबर 55 के अंदर हमने ना चार चीजें पढ़ी हैं बेटा। सेक्शन नंबर 55 के अंदर हमने चार चीजें पढ़ी हैं। पहली चीज हमने क्या पढ़ी? कि रिडम्पशन जो है वो दो तरीके से करी जा सकती है ना? कैसे कैसे रिडम्पशन करी जा सकती है? रिडम्पशन कैन बी मेड, रिडम्पशन कैन बी मेड, ठीक है, आउट ऑफ दो चीजें, दो एलिमेंट्स, वन टू। डिविजिबल प्रॉफिट्स, दूसरा प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स। अच्छा, दूसरा क्या पढ़ा? fully paid. शेयर्स, शेयर्स टू बी रिडीम्ड मस्ट बी fully paid। शेयर्स टू बी रिडीम मस्ट बी फुली पेड। अगला पॉइंट क्या आता है बेटा? जो प्रीमियम होगा ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन टू बी रिटर्न ऑफ, टू बी रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन टू बी रिटर्न ऑफ। कैसे राइट ऑफ करोगे? फ्रॉम प्रॉफिट्स, फ्रॉम प्रॉफिट्स। कौन से सेक्शन का यहां पे जिक्र हुआ था? सेक्शन नंबर 133 कंप्लाई हो रहा था। ठीक है, चलो आखिरी पॉइंट क्या था? आखिरी पॉइंट क्या था? CRR. इफ redemption is out of profits, if redemption is out of profits, nominal value of shares, nominal value of shares to be redeemed, nominal value of shares to be redeemed
ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, CR। ठीक है जी, अब बना लीजिए बेटा ये। अब बना लीजिए। सर इनकम डेट का कर लेना क्या? वैसे टेस्ट बेटा कल है इनकम्प्लीट का, ठीक है, लेकिन अगर मुझे लगा कल मुझे ये चैप्टर ये कंटिन्यू करना है तो चैप्टर टेस्ट में आप लोगों का परसों ले लीजिए, ठीक है। टाइपिंग में बस थोड़ा सा ट्रांसफर होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या लिख रहे हो? मेरे को तो आ नहीं रहा है। दस शुक्रिया आपने मेरे को अच्छा तीन बड़ा बच्चा है। चलो बेटा अगला पॉइंट लिखेंगे अब।
बेटा अगला पॉइंट इसके अंदर आता है, मैंने आपको बोला कि जो शेयर्स इशू करे जा सकते हैं दैट कैन बी इशूड आउट ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ द फ्रेश इशू। क्वेश्चन में ना वो जानबूझ के आपको एक ऐसी इंफॉर्मेशन देगा कि हमने जो है वो डिबेंचर इशू करे, बच्चा वहां पे कंफ्यूज हो जाता है। बच्चा कहेगा अरे डिबेंचर इशू करे पैसा आया तो ठीक है रिडम्पशन के लिए यूज कर सकते हैं, नहीं सर। तो यहां पर एक लिखेंगे, स्टार डाल के लिख लीजिए या नोट लिख लीजिए, प्रोसीड्स प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर, proceeds from issue of debentures, proceeds from issue of debentures cannot be utilized, proceeds from issue of debenture cannot be utilized for purpose of redemption of preference shares, for purpose of redemption of preference shares. Proceeds from issue of debentures cannot be utilized for purpose of redemption of preference shares। ठीक है बेटा, अब इस पर हमने क्या करनी है, जनरल एंट्रीज करके चलनी है। ठीक है, तो अब हेडिंग डाल लोगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। लिखेंगे इसके नीचे जर्नल, जर्नल एंट्रीज। सबसे पहली जनरल एंट्री किस चीज की हो सकती है, व्हेन न्यू शेयर्स आर इशूड, व्हेन न्यू शेयर्स आर इशूड। अब जो नए शेयर इशू करे जाते हैं वो दो तरीके से इशू करे जा सकते हैं। सर एट पार करे जा सकते हैं, सर एट प्रीमियम करे जा सकते हैं। एट पार करे जा सकते हैं, एट प्रीमियम करे जा सकते हैं। अगर एट पार है बच्चों क्या एंट्री पास होनी चाहिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। लेकिन अगर एट प्रीमियम है क्या एंट्री होनी चाहिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल
हाँ जी बच्चों, बेटा जब नए शेयर्स इशू कर जाते हैं एंट्री क्या होगी? हाँ जी बच्चों, जब नए शेयर्स इशू कर जाते हैं एंट्री क्या हो जाएगी? पार पे करे हैं तो बैंक टू शेयर कैपिटल, प्रीमियम पे करे हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम टू क्या हो जाएगा बेटा? सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है जी। इसके बाद बेटा नेक्स्ट एंट्री क्या होती है बताओ जरा। क्या है अगली एंट्री हो जाती है, सेकेंड एंट्री हो जाएगी हमारी। सेकेंड एंट्री होगी फॉर अनपेड कॉल मनी। सेकेंड एंट्री हो जाएगी फॉर अनपेड कॉल मनी ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। सर हमने ना एक कंडीशन पढ़ी है कि प्रेफरेंस शेयर्स जो है वो कैसे होने चाहिए? फुली पेड अप होनी चाहिए। अनपेड कॉल मनी प्रेफरेंस शेयर्स जो है वो कैसे होने चाहिए? वो फुली पेड अप होने चाहिए। अगर प्रेफरेंस शेयर्स फुली पेड अप नहीं है तो ऐसा मंगाना पड़ेगा, राइट? तो हम क्या करेंगे बेटा? ड्यू करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? फाइनल कॉल मनी ड्यू करेंगे। फाइनल कॉल मनी ड्यू करूंगा तो एंट्री क्या हो जाएगी? सर रिडीमेबल, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर फाइनल अकाउंट डेबिट टू रिडीमेबल, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और उसके बाद रिसिप्ट ऑफ फाइनल कॉल की क्या एंट्री होगी? उसके बाद रिसिप्ट ऑफ फाइनल कॉल की क्या एंट्री होगी? रिसिप्ट ऑफ फाइनल कॉल की एंट्री अगर हम देखें, एंट्री हो जाएगी बेटा बैंक अकाउंट डेबिट टू रिडीमेबल, बैंक अकाउंट डेबिट टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, बैंक अकाउंट डेबिट टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल। ठीक है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल ड्यू करा बेटा, फिर क्या कर लिया? रिसीव कर लिया, खत्म, इजी एंट्रीज। चलो तीसरी एंट्री बेटा, तीसरी सिचुएशन क्या होगी या तीसरी एंट्री क्या होगी? बेटा कई बार वो क्वेश्चन में आपको ऐसा बोलेगा कि हमने ना इन्वेस्टमेंट बेची है। कई बार वो क्वेश्चन में आपको क्या बोलेगा कि हमने इन्वेस्टमेंट बेची है। बच्चे प्लीज स्पीड से लिखा करो थोड़ा सा वैभव, ठीक है? कई बार क्वेश्चन में क्या बोलेगा कि हमने बच्चे इन्वेस्टमेंट बेची है। तो इफ इन्वेस्टमेंट्स आर सोल्ड, इफ इन्वेस्टमेंट्स आर सोल्ड, तो बेटा क्या एंट्री होनी चाहिए? अगर इन्वेस्टमेंट बेची है तो बेटा क्या एंट्री होनी चाहिए? कौन बता रहा है मुझे? बैंक अकाउंट डेबिट और बस। इन्वेस्टमेंट का गेन या लॉस के ऊपर नहीं बेची जा सकती। तो अगर गेन है तो क्या क्रेडिट करोगे? बहुत बढ़िया। लॉस है तो क्या डेबिट करोगे? पी एंड एल। अरे इन्वेस्टमेंट बेच रहा है, रिवैल्यूएशन कहां से हो जाएगा बेटा? लॉस भी है तब भी तो पी एंड एल ही डेबिट करोगे। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। नहीं मैं तू वहां लेके जा रहा हूं, यहां से तो नहीं शुरू करते। जनरल बचपन में सीखा है ना जनरल, क्या होता है यहाँ पे बेटा? सिर्फ एक फिंगर का भी गैप नहीं देते हैं, बिल्कुल इतना सा गैप होता है। ठीक है, टू कहाँ? कन्वर्ट आ गया। इन्वेस्टमेंट्स आर सोल्ड। अगर इन्वेस्टमेंट बेचा, हमने बेची है, तो देखो बेटा बैंक अकाउंट डेबिट हो सकता है। क्या डेबिट हो जाएगा बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो सकता है। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या आ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अगर डेबिट कब होगा? इन केस ऑफ लॉस।
क्रेडिट क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट्स, और क्रेडिट क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इफ सोल्ड एट गेन। ठीक है बच्चों, चलो जी। अच्छा अब मुझे बताओ, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को रिडम्पशन करोगे? रिडम्पशन अब अगर हम करेंगे तो पहले क्या पैसा मैं ड्यू करूंगा, पैसा ड्यू करूँ ना, अरे भाई प्रेफरेंस शेयर होल्डर को इतना पैसा देना है, ड्यू कर लो। अब रिडम्पशन कैसे कर सकते हैं, पार पे प्रीमियम पे, है ना। रिडम्पशन कैसे हो सकती है, पार पे हो सकती है, प्रीमियम पे हो सकती है। तो फॉर अमाउंट ड्यू, फॉर अमाउंट ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, फॉर अमाउंट ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, फॉर अमाउंट ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑन रिडम्पशन, फॉर अमाउंट ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑन रिडम्पशन। ठीक है, रिडीमेबल, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अगर प्रीमियम है, अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ये मैंने क्या कर दिया बेटा, ड्यू की एंट्री कर दी। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अच्छा सर, हमने क्या एक चीज पढ़ी थी कि प्रेफरेंस शेयर्स अगर है और रिडम्पशन अगर आप प्रीमियम पे करके चल रहे हो, तो उस प्रीमियम को मुझे राइट ऑफ करना है। और उस प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए हम क्या यूज कर सकते थे, आउट ऑफ प्रॉफिट्स, प्रॉफिट यूज कर सकते थे। सिक्योरिटी प्रीमियम क्या यूज कर सकता हूं, आंसर है नो, सिक्योरिटी प्रीमियम यूज नहीं कर सकता। ठीक है, तो मैं आप लिखूंगा फॉर राइटिंग ऑफ, फॉर राइटिंग ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, फॉर राइटिंग ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, क्या एंट्री हो जाएगी बताओ जरा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, डिविजिबल प्रॉफिट यूज कर सकते हो ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, या अदर रिजर्व अकाउंट डेबिट, अदर फ्री रिजर्व बेसिकली जो आपके हो जाएंगे। तो अदर रिजर्व अकाउंट डेबिट, कौन से वाले, फ्री वाले। ठीक है, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। बोल बेटा क्लियर है, एंट्री क्लियर है, आगे बढ़ सकता हूं। अच्छा सर, सर हमने एक पॉइंट पढ़ा कि अगर रिडम्पशन जो है वो आउट ऑफ विजिबल प्रॉफिट्स है, देन यू हैव टू ट्रांसफर द नॉमिनल अमाउंट ऑफ द शेयर्स विच आर रिडीम्ड आउट ऑफ प्रॉफिट्स टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। ये पढ़ा, उसकी एंट्री क्या होनी चाहिए फिर, लिखेंगे इफ रिडम्पशन आउट ऑफ, इफ रिडम्पशन आउट ऑफ, इफ रिडम्पशन आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट्स, अगर रिडम्पशन जो है वो आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट्स है बेटा तब क्या, अगर रिडम्पशन आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट है तो एंट्री क्या हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। ठीक है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, अदर डिविजिबल प्रॉफिट अकाउंट डेबिट, अदर डिविजिबल
प्रॉफिट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। ठीक है, ये किस चीज के लिए? दिस एंट्री इज फॉर ट्रांसफर ऑफ nominal value of preference shares, for transfer of nominal value of preference shares, for transfer of nominal value of preference shares to be redeemed out of divisible profits, for transfer of nominal value of preference shares to be redeemed out of divisible profits। ठीक है जी, क्लियर है? चलो बढ़ो आगे, बढ़ सकता हूं आगे बेटा? चलो जी, अगली एंट्री, एंट्री नंबर 7। ये लिख लिया ना बेटा सभी ने, पक्का? 7, फॉर पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ड्यू कर चुके हो, पेमेंट थोड़ा ना करिए अभी। फॉर पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करने से पहले क्या करोगे? एंट्री बताओ जरा, पेमेंट के टाइम पे क्या एंट्री करोगे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू सीआरआर। वो अब क्या किया सर मैंने? बहुत प्यारा, अच्छा है। क्या लिखा है मैंने? क्या लिखा है? पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। पेमेंट सीआरआर से कर सकता हूँ, पेमेंट बैंक से करेगा, कैसे करेगा? है पेमेंट होगी सीआरआर से, प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू सीआरआर। लेकिन सीआरआर में ट्रांसफर कर दिया ना वो वैल्यू। सीआरआर में क्या ट्रांसफर करते हैं बेटा? सीआरआर कैन बी यूटिलाइज्ड ओनली फॉर द इशू ऑफ द बोनस शेयर्स। पढ़ाया नहीं है, हैं? पेमेंट की एंट्री कैसे करते हैं बच्चे? पेमेंट की एंट्री क्या करता है भाई मेरे? सिंपल, किसी को पैसे दे रहे हैं, एंट्री क्या करेगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक। हाँ तो भी तूने सीआरआर क्यों बोला? सर सीआरआर में तो ट्रांसफर नहीं कर दिया हमने। बेटा सीआरआर में नॉमिनल अमाउंट अलग ट्रांसफर करके रखते हैं अगर आप आउट ऑफ विजिबल प्रॉफिट कर रहे हो। अच्छा अच्छा सर। अच्छा, तू कह रहा है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू सीआरआर, मेरे को बस इतना बता दे कि आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो, मैंने अपनी तब एंट्री कर दी प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू सीआरआर, तेरे पास पैसे पहुंच गए हैं? अलग ही लेवल की काउंटिंग चल रही है ये। और सीआरआर कम करने के बजाय उन्होंने बढ़ा दिया। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, खुद ही साबित करते हैं। हाँ जी सर, हम नमूने हैं इसके। सही नाम डालो हुआ सर आपने हमारा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। अच्छा भला चल रहा था आज की क्लास में, मैंने कहा आज कोई नमूने वाली हरकत किसी ने नहीं करी आज ना, आज क्लास। अब क्लास खत्म होने वाली है, 5-7 मिनट की क्लास बची है मेरी, 5-8 मिनट की। ठीक है, चलो अगला। बेटा कई बार ना क्वेश्चन के अंदर वो क्या बोल जाएगा, समटाइम्स इन क्वेश्चन, समटाइम्स इन क्वेश्चन बोनस शेयर्स इज टू बी इशू। कई बार क्वेश्चन के अंदर बोलेगा बोनस शेयर्स जो है आपने इशू करने। अगर बोनस शेयर्स इशू करते हैं क्या एंट्री पास करते थे बेटा? मैं तो भूल गया हूं सर। समटाइम्स इन क्वेश्चन बोनस शेयर्स। CRR account debit to P&L account debit general reserves leave to bonus to shareholders. और अगली Bonus to shareholder account debit to share. बहुत बढ़िया। ठीक है बेटा, अगर क्वेश्चन के अंदर बोनस शेयर्स इशू करने के लिए बोलता है तो हमने पढ़ा है कि सीआरआर कैन बी यूटिलाइज्ड टू इशू बोनस शेयर्स। तो व्हाट आई विल डू, आई विल डेबिट कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, डेफिनेटली इफ नीडेड हम और भी रिजर्व डेबिट कर सकते हैं, बट फॉर टाइमिंग आई एम राइटिंग जस्ट कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर, टू बोनस टू शेयर होल्डर। और अगली एंट्री बोनस टू शेयर होल्डर, अगली एंट्री बोनस टू शेयर होल्डर
टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। खत्म, खत्म है जी। चलो सर, सर इसके अलावा ना अब हमारे पास अगली चीज जो बेटा आपने लिखनी है वो क्या लिखोगे? व्हाट इज द अमाउंट दैट इज टू बी ट्रांसफर टू सीआरआर। तो अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू सीआरआर, सीआरआर में बेटा कौन सा अमाउंट है जो ट्रांसफर करके चलते हैं? अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू सीआरआर कैसे निकलेगा ये अमाउंट? सर नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम्ड, नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम्ड, इसमें से लेस कर दूंगा नॉमिनल वैल्यू, इसमें से लेस कर दूंगा नॉमिनल वैल्यू ऑफ, नॉमिनल वैल्यू ऑफ, बोलो क्या माइनस करूंगा? फेस एनी फ्रेश इशू ऑफ शेयर कैपिटल, जो आपने शेयर इशू करे हैं, फ्रेश इशू ऑफ शेयर कैपिटल, ठीक है, उसकी जो नॉमिनल वैल्यू रहेगी आप वो क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। वो क्या कर दोगे बेटा? माइनस कर दोगे। खत्म। आपके पास क्या आ जाएगा? नॉमिनल वैल्यू ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम्ड। आपके पास क्या आ जाएगा? नॉमिनल वैल्यू ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम्ड। डन। चलो जी। अच्छा अब लोग तुम लोग मुझे बताओ, तुम लोगों को ब्रेक चाहिए? आज का कोटा लग रहा है पूरा हो गया, तब बता दो। अगर अभी कैपेसिटी है तो आई कैन टेक 10 मिनट्स मोर। ले लो सर। हाँ जी, चलो जी। बेटा अब इस चैप्टर का हम जो करने जा रहे हैं ना, वो तैयार करने जा रहे हैं फ्रेमवर्क। एंट्री सारी समझ में आई? मैं कह रहा हूँ चैप्टर का जो मेन हिस्सा है ना, मैं अब आप लोगों को करवाने जा रहा हूँ। अरे सर ऊपर फिर क्या करवाए इतनी सारी एंट्रीज? सर एंट्रीज तो चलो इंपॉर्टेंट है ये बेटा, बट जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं ना, दैट इज समथिंग विच विल हेल्प यू कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना। ठीक है, तो आप यहां पर लिखोगे, एक वर्ड डालिए फ्रेमवर्क। ठीक है, वर्ड डालो, हेडिंग डालो बेटा, फ्रेमवर्क। लिखेंगे बेटा पहला, मुझे किसी भी एक क्वेश्चन को अगर अप्रोच करना है, ठीक है, अभी किसी के क्वेश्चन को मुझे अगर अप्रोच करना है तो आ जाएगा वेदर, वेदर प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम्ड, वेदर प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम्ड। बस अपने आप से सवाल पूछो, वेदर प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम्ड, वेदर प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम्ड फुली पेड। क्या जो प्रेफरेंस शेयर्स तुम रिडीम करने जा रहे हो क्या वो फुली पेड अप है? सर आपके यहां पर दो ही सवाल बन सकते हैं बेटा, दो ही जवाब बन सकते हैं, है ना? सर यहां तो तुम कहोगे हाँ जी सर फुली पेड अप है, दूसरा आपके मन में सवाल आ सकता है, अरे नहीं सर फुली पेड अप नहीं। नहीं बेटा, ऐसी शौकिया मतलब मेरे मन में आया, मैंने कहा चलो टाइम पास करना है बच्चों के साथ, है क्लास तो लेनी है ना 10:45 तक, 10:40 तक, मैंने कहा चलो टाइम पास कर लेते हैं थोड़ा। नमूने, नमूनो तुम लोगों के लिए ही बनवा रहा हूँ ये। इसका कोई पर्पस क्या है कि जब तुम क्वेश्चन को अप्रोच करो, जब क्वेश्चन स्टार्ट करें, तो तुम लोगों को पता हो कि क्वेश्चन के साथ डील करना कैसे, लिखना है। नहीं ऐसी शौक किया बस।
वेदर प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम फुली पेड अप। सर देखो सवाल आपका क्या है यहाँ पे, हाँ जी सर फुली पेड अप होंगे। दूसरा है सर नहीं हो सकते, दो ही आंसर हो सकते हैं ना सर, है ना। अगर यस है तो मैं कहता हूं आप स्टेप नंबर 2 पे चले जाओ। अगर यस है आप स्टेप नंबर 2 पे चले जाओ। लेकिन अगर तुम कहते हो कि अरे नहीं सर फुली पेड अप तो नहीं है, तो फिर अपने आप से अगला सवाल पूछो, चेक वेदर, चेक वेदर मोर देन, चेक वेदर मोर देन वन क्लास ऑफ, वन क्लास ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आर देयर। चेक करो क्या आपके पास एक से ज्यादा क्लास है प्रेफरेंस शेयर्स की। चेक करो क्या आपके पास एक से ज्यादा क्लास है प्रेफरेंस शेयर्स की। ठीक है, अब अगर आपके पास ऐसी क्लास है, ठीक है, फुली पेड अप है या वो पार्टली पेड अप है, देखो वही हो सकता है ना, या फुली पेड अप है या पार्टली पेड अप है। अब मैं कह रहा हूं इफ यस फुली पेड अप आपके पास है, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, रिडीम ओनली, रिडीम ओनली फुली पेड प्रेफरेंस शेयर्स। जो आपके प्रेफरेंस शेयर्स फुली पेड है सिर्फ वही रिडीम करके चलो। कह रहे हैं लेकिन अगर पार्टली पेड है, इफ नो, मतलब आपके पास एक से ज्यादा क्लास नहीं है, आपके पास एक से ज्यादा क्लास ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है, तो कह रहे हैं ऐसे केस के अंदर क्या करोगे सर, ऐसे केस के अंदर हम, ऐसे केस के अंदर ड्यू एंड रिसीव, ड्यू एंड रिसीव फाइनल कॉल मनी, ड्यू एंड रिसीव फाइनल कॉल मनी, ठीक है, फ्रॉम प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अगर नहीं हुए बेटा ड्यू एंड रिसीव करोगे फाइनल कॉल मनी फ्रॉम प्रेफरेंस शेयर होल्डर। बोलो समझ में आया, आगे बढ़ सकता हूं पक्का, अगले स्टेप पे जाओ ना सर। तीसरा स्टेप, अब तीसरा ना, तीसरा ना, दूसरा ना बोलो, दूसरा स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 पे चेक करो, चेक वेदर, चेक वेदर रिडम्पशन आउट ऑफ फ्रेश इशू है। ये समझो एक तरह से चेकलिस्ट में बनवा रहा हूं तुम लोगों को कि रिडम्पशन के केस में क्या क्या चेक करना है, रिडम्पशन आउट ऑफ फ्रेश इशू और आउट ऑफ प्रॉफिट्स। रिडम्पशन फ्रेश इशू में से है या आउट ऑफ प्रॉफिट्स है। फिर क्या चेक करोगे, चेक करो वेदर रिडम्पशन, चेक करो वेदर रिडम्पशन, वेदर रिडम्पशन एट पार और एट प्रीमियम। रिडम्पशन पार पे है या रिडम्पशन प्रीमियम पे है, रिडम्पशन पार पे है या रिडम्पशन प्रीमियम पे है। रिडम्पशन पार पे है या रिडम्पशन प्रीमियम पे है, ठीक है जी। अगला क्या आ जाता है, चेक इफ, चेक इफ फ्रेश इशू, चेक इफ फ्रेश इशू वेदर, वेदर न्यू शेयर्स, वेदर न्यू शेयर्स इशूड एट पार। अगर फ्रेश इशू है चेक करो क्या नए शेयर्स पार पे इशू करे हैं या प्रीमियम पे इशू करे हैं, नए शेयर्स पार पे इशू करे हैं या प्रीमियम पे इशू करे हैं, ठीक है। चेक करो नए शेयर्स पार पे इशू करे हैं या प्रीमियम पे इशू करे हैं। पांचवा सवाल कह रहे हैं अगर आप कहते हो कि रिडम्पशन अगर आउट ऑफ, इफ रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स है, अगर रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स है तब क्या करोगे, ट्रांसफर कर देना नॉमिनल वैल्यू ऑफ, ट्रांसफर कर देना नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स, ठीक है,
to be redeemed, nominal value of shares to be redeemed to capital redemption reserve. Nominal value of shares to be redeemed to capital redemption reserve. अगर रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स हैं तो जो नॉमिनल वैल्यू होगी शेयर्स की जो रिडीम करने हैं, कहेंगे उसको किस में ट्रांसफर कर दो, सीआरआर में ट्रांसफर कर दो, उसको सीआरआर में ट्रांसफर कर दो। अगला आता है कि इफ प्रीमियम है, अगला है इफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, इफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसको राइट ऑफ कर देना है, कहां से, फ्रॉम डिविजिबल प्रॉफिट्स, राइट ऑफ फ्रॉम डिविजिबल प्रॉफिट्स। और अगला पॉइंट क्या आता है, वेदर वेदर नंबर ऑफ शेयर्स, सॉरी वेदर नहीं, कैलकुलेट नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड इफ नॉट गिवन। अगर क्वेश्चन में आपको ये ना गिवन हुआ कि भाई कितने शेयर इशू कर रहे हो फ्रेश इशू में, तो आपको नंबर ऑफ शेयर्स जो है बेटा वो निकालने पड़ेंगे। आपको नंबर ऑफ शेयर्स की कैलकुलेशन करके चलनी है कि भाई इतने शेयर्स हम इशू कर रहे हैं, इतने शेयर्स हम इशू कर रहे हैं। ठीक है जी, बोलो क्लियर है, क्लियर है, बढ़ सकता हूँ आगे, ले लूं 3-4 मिनट और ले लूं, या इतना ही, आई कैन स्टॉप हियर आल्सो। ठीक है, अगर 3-4 मिनट और रेडी हो तो मैंने बस एक छोटा सा ना एग्जाम्पल आपके सामने रखना है, मतलब छोटा सा एग्जाम्पल के मुझे बेसिकली समझाना है आपके एग्जाम्पल के थ्रू कि कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करें। ठीक है, बताओ जल्दी। हाँ जी, यहाँ तक लिख लिया सबने, आपका चैप्टर का कंसेप्ट ओवर हो गया, बता आप लोगों को सर एक बार रिकॉल करने दो सर ना। है, वही करके आना है आपने, यही तो होना क्या आपका, रिकॉल करने तो सारा मतलब मतलब देखने दो एक बार उसके बाद करो। ऐसा कंफ्यूज, ऐसा हो रहा है, कंफ्यूज हो गया। चलो ऐसा करो, मैं एग्जाम्पल भी लेता ही हूँ, आज की क्लास यहीं तक, एग्जाम्पल मैं कल ही पिक करूंगा। आप लोगों को होमवर्क है जितना मैंने करवाया है आज, घर जाके आपने उतना रीड करना है स्टडी मटेरियल से द्वारा, और इसको पढ़ के आना है। ठीक है, कल आप लोगों का टेस्ट हो रहा है या कल आपकी क्लास हो रही है उसके बारे में मैं आपको ना इवनिंग तक इन्फॉर्म कर दूंगा, बट आप टेस्ट के लिए तैयारी रखिए, इतना मैंने कह दिया, टेस्ट के लिए तैयारी रखो, क्योंकि अगर कल नहीं हो रहा बेटा सैटरडे को दे रहे हो टेस्ट, टेस्ट तो 100% दे रही हो। और वैसे भी टेस्ट जो है दैट इज ऑफ आना, टेस्ट इज ऑफ आना, ठीक है, मैक्सिमम आना 10 मिनट्स, और मैं उससे ज्यादा रहने वाला हूँ तुम्हारे सामने क्लास में, है ना, 2 घंटे तो मैं रहने वाला हूँ क्लास के अंदर, तो 45-50 मिनट्स मैं वैसे भी पढ़ाऊंगा फिर, चाहे मैं फिर टेस्ट की डिस्कशन करूँ चाहे मैं पढ़ाऊँ। तो इन एनी केस कल हमने ये चीज करनी है, ये तो इतना तो देख ही लेना और टेस्ट की तैयारी शुरू कर लेना, बाकी कल देख लेंगे, टेस्ट होता है नहीं होता वो देख लेंगे, दैट वी विल सी। ठीक है जी, चलो। चलो बेटा, वी आर एंडिंग द सेशन, थैंक यू सो मच।